कॉपीज है ना, पास में रख लो, एक साथ ले लेंगे जाते हुए। साइड में रख दो और रजिस्टर ओपन कर लो। ये बंद कर दो, हो गया काम। ये लास्ट में आप रुक जाना 5 मिनट अगर जरूरत पड़े तो। यस अक्षित, ठीक है वीडियो वगैरह? यस ओके, ले आओ फटाफट कॉपी ले आओ। ऑन कर दी क्या? तो जल्दी करो फिर फटाफट, है ना? तो हम लोग क्या क्या करेंगे आज? रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। देन रेजिस्टेंसेस की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। देन कुछ एप्लीकेशंस इनके देखेंगे। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होगी। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आपने डेराइव कर लिया था, ठीक है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक मोबिलिटी भी होता है, अगर आप देखना चाहें नोट्स में होगा मोबिलिटी, आई थिंक। एक शॉर्ट नोट्स है, एक शॉर्ट टॉपिक है, एक टर्म है, एक मोबिलिटी। मोबिलिटी किसकी होती है? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी होती है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को देखना है। अगर हम बात करें सर म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। कुछ चेंज हो गया था, ओके। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन से पता लगता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू, मोबिलिटी। तो जिस कंडक्टर के लिए म्यू की वैल्यू हाई है, मोबिलिटी ज्यादा है, उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो मोबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पर्टिकुलर कंडक्टर का, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाई मोबिलिटी, हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, लो मोबिलिटी, हाई रेजिस्टिविटी, इस तरह से। तो मोबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई को छोड़कर बाकी टर्म्स क्या है? ई एम कांस्टेंट। अब बचा क्या? मीन रिलैक्सेशन टाइम। टॉर्क बार बताया था, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। कंडक्टर्स के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं तो वो एक दूसरे से कोलिजन भी करते हैं, और जब वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो उनका पाथ इस तरह से जिगजैग अनइवन पाथ हो जाता है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स उनका पाथ कैसे होता है? कुछ याद आया? फ्री पाथ। इस फ्री पाथ को ट्रेवल करने में उनको जो टाइम लगता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। टॉर्क 1 सेकंड के लिए टॉर्क 2, और ये होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मीन रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम पर टेम्परेचर अपना इफेक्ट डालता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट मोशन होता है तो रिलैक्सेशन टाइम्स शॉर्ट हो जाते हैं, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम भी शॉर्ट हो जाता है। तो कौन शॉर्ट हो जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने से कंडक्टर के अंदर करंट कम हो जाता है। तो टेम्परेचर का रोल समझना था आपको, ठीक है? तो मोबिलिटी क्या है? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है ना? तो यहां से मोबिलिटी की डेफिनेशन आती है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी। तो कंडक्टर की मोबिलिटी यहां से डिफाइन होती है, ठीक है? मोबिलिटी के बाद आपके नोट्स में तो मे भी आपको कार्बन रेजिस्टेंस कलर कोड मिलेगा, तो एक सिंपल टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले एक अच्छे टॉपिक की हम बात कर लें। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, पढ़ लिया था ना? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं किया था यहाँ?
तो क्यों, उसका रीजन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन्स होती है, कोलिजन्स इज द बेसिक मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर किसी कंडक्टर की हम बात करें तो मेटल के जो वायर्स होते हैं उनको अगर आप देखें तो उनका शेप होता है सिलेंड्रिकल ना। 11th क्लास में थ्रू गॉस से आप किसी थिन वायर की रेडियस पता करते हैं, डायमीटर पता करते हैं, तो वायर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की हाई नंबर डेंसिटी होती है कंडक्टर्स में। जब इस कंडक्टर को, लेट PQ एक कंडक्टर है, जब इस कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब P एंड पर हाई पोटेंशियल, Q एंड पर लो पोटेंशियल, तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो कोलिजन भी करते हैं, और कोलिजन करते हैं तो क्या जनरेट होता है? रेजिस्टेंस। उनके मोशन में ऑब्स्टिकल क्या होता है? रेजिस्टेंस। जिनमें कम कोलिजन होती है उनका रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी कम, इस तरह से। तो आप सोच सकते हैं अगर आप PQ कंडक्टर की लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा लें तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगी। अगर PQ वायर की लेंथ बहुत शॉर्ट कर दें तो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कंपैरेटिवली कम कोलिजन करनी पड़ेगी। तो लेंथ शॉर्ट होने पर रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लें। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, लेट वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए अगर ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, कोलिजन कम होगी, है ना। तो जितना करंट पहले थिन वायर से जा रहा था उतना ही करंट अब ब्रॉड वायर से जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो पर सेकंड क्रॉस कर रहा है वो तो उतना ही है, बट स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम, कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। 10th क्लास में भी आप लोग ये पढ़ते हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर की, किसी भी मेटल के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों फॉर्मूलाज को, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन कर लें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। देन आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, रो। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ भी यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, उसका रेजिस्टेंस ही क्या होता है? रेजिस्टिविटी। LV1 AB1, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। और रो के लिए फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो R इंटू A/L, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, मतलब ओम इंटू मीटर। तो किसी भी मेटल के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, अगर कौन किस पर डिपेंड करता है तो आप देखें, रेजिस्टेंस तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और रेजिस्टिविटी पर भी। अगर आप कॉपर का और सिल्वर का आइडेंटिकल वायर ले लें, मतलब लेंथ भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, तो आप पाएंगे सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है कॉपर के कंपैरिजन में। रीजन, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है कॉपर के कंपैरिजन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, प्लस रेजिस्टिविटी पर भी। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर, मेटल कौन सा है उसके नेचर पर। रेजिस्टिविटी डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होती है। प्लस टेम्परेचर पर, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो। हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हाई होने लग जाती है, लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी लो होने लग जाती है। तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होने से कोलिजन ज्यादा होती है। तो किसी R को चेंज करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ तो आपके सामने है। एक लॉ आपने पढ़ा है, आई थिंक ओम्स लॉ पढ़ा दिया था। ओम्स लॉ तो हो गया था। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, जो उसका रिजल्ट था हमने डिस्कस कर लिया था कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, द इलेक्ट्रिक करंट
in any conductor is always proportional to the potential difference applied at its end, where physical condition of the conductor remains unchanged. Physical condition like length, area of cross section, temperature, pressure, इनको अगर सेम रखें तो करंट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने अप्लाई किया था 1/r. अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पर. देन फाइनली आपको मिल जाता है V = IR. तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक आपको करंट डेंसिटी भी बता दिया था, याद है ना? करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से I करंट पास कर रहा है तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास करता है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी. एक होती है कंडक्टिविटी, सिग्मा एक सिंबल होता है कंडक्टिविटी के लिए. एक होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी. तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ओम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म मुझे अभी बताना है. ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसमें आपके ये रिजल्ट्स काम आते हैं. ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? अब हम ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे. यहाँ पर J वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको शायद बताया हुआ है. n कैप एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है. ओके, तो एक टॉपिक की हम बात कर लेते हैं. तो अभी एक तो आपको मोबिलिटी के बारे में बताया, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी की बात हो गई. ओम्स लॉ एक बार थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म आपको बताया. अब वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो क्या है इसकी बात करते हैं. देखिए, तो आपको कुछ 5 रिजल्ट्स अगर पता है तो आप स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म तक पहुंच सकते हैं. स्केलर फॉर्म होता है V = IR, वेक्टर फॉर्म होता है J = सिग्मा E, J = सिग्मा E. ये भी ओम्स लॉ ही है, बट ये वेक्टर फॉर्म है जो आपके लिए नया हो सकता है और ये आप जानते हैं स्केलर फॉर्म. यहां से हमें वहां तक पहुंचना है. 5 रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. एक तो ये खुद ही है, एक आपको पता होना चाहिए R = रो L/A, मालूम है. एक आपको मालूम होना चाहिए J = होता है I/A, करंट डेंसिटी. एक आपको पता होना चाहिए सिग्मा = होता है 1/रो, रो होता है रेजिस्टिविटी और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी होता है ना? अगर ये ओम इंटू मीटर है इसकी यूनिट, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर है, तो कंडक्टिविटी की होती है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, रेसिप्रोकल. एक रिजल्ट जो आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने किया ना, कैपेसिटर के केस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना कि V = E × D करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं E की हेल्प से V. तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स हम कंडक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर कंडक्टर की लेंथ L है और कंडक्टर के दोनों एंड्स के बिटवीन आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो कैपिटल V है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है वो होता है V/L. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 3rd चैप्टर है उसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ये बात एक बार पहले भी की थी. तो जब कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करते हैं. शॉर्ट अगर है ना लेंथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है. ओके, तो एक ये रिजल्ट काम आ सकता है. तो ये 5 रिजल्ट्स यूज लेकर हम यहाँ तक पहुंचेंगे. स्टार्ट करें. तो सबसे पहले V = IR है, यहां से स्टार्ट करते हैं. स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिख लिया. उसके बाद V = I ब्रैकेट रो L/A. एक रिजल्ट और यूज ले लिया R के प्लेस पर
रो एल अपॉन ए। अब मैं इधर उधर इनको शिफ्ट करता हूँ कुछ लाइक वी बाय एल इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो। ठीक है, एल को मैंने वी के नीचे डिवाइड में पहुंचा दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये यूज ले लिया, एक ये यूज ले लिया। अब दो फॉर्मूलाज यूज लेते हैं। वी बाय एल को मैं ई लिख सकता हूँ, आई बाय ए को मैं जे लिख सकता हूँ, और ये रो। ठीक है, क्रॉस मल्टी थोड़ा सा डिवाइड में पहुंचा दें, ई अपॉन रो इक्वल टू जे। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। 1 अपॉन रो को क्या कर दिया, सिग्मा, और यहाँ पर वेक्टर अप्लाई करें, यहाँ पर वेक्टर अप्लाई करें, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई ध्यान रखना है, रह जाएगा यार, ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर पूछ ले डेराइव रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, आपको ये भी नहीं कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डेराइव द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। और 5 फॉर्मूलाज आपको पता है, तो आप स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंसेस की बात हो गई, अब रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन का भी एक बड़ा सा पोर्शन है। तो रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसको आप वापस देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन हम करते क्यों हैं, ऐसी बात हमने सेकंड चैप्टर में भी की थी, व्हाई वी कंबाइन कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल। तो वहां आंसर आया था to get desired value of capacitance. Similarly here, to get desired value of resistance, we combine resistors in two ways. First in series, second in parallel combination. अगर हमारे पास 3 resistors हैं, फर्स्ट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, रजिस्टर एक डिवाइस होती है और उसका होता है रेजिस्टेंस इन ओम, जैसे कैपेसिटर एक डिवाइस होती है और उसका होता है कैपेसिटेंस इन फैराड। तो नेम डिफरेंस कर लेना, कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कभी कभी हम भी बोल देते हैं, बट डिवाइस रजिस्टर होता है और उसका होता है रेजिस्टेंस। एक दूसरा रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R2 और एक तीसरा रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R3। इनको हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग। आपको रेजिस्टेंस अगर ज्यादा चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करो, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कम चाहिए किसी सर्किट में तो पैरेलल में कनेक्ट करो। ठीक है, और फॉर्मूलाज आते कैसे हैं, तो लेट हमने इन रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। A point, B point are called ends of the combination. Point A, point B are called ends of the combination. कॉम्बिनेशन को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सोर्स का वोल्टेज है V। ठीक है, तो A पॉइंट B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया V। लेट सर्किट में करंट I है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन में भी ऑलरेडी होगी, नहीं है तो दिमाग में फिट कर लेना। सीरीज में क्या सेम होता है, सर्किट में करंट सेम होता है। अगर रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। और क्या अलग होता है, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। लेट फर्स्ट रजिस्टर पर V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस पर V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, थर्ड पर V3। तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल उनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो A पॉइंट B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, जितना आपने अप्लाई किया है। और कहां कहां हो रहा है, तो कुछ फर्स्ट पर हो रहा है, प्लस कुछ सेकंड पर हो रहा है, कुछ थर्ड पर हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट होता है। तो A पॉइंट B पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस होता है A और B के बीच में, तो उस अकेले पर होता है या सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप सिंगल रेजिस्टेंस पर होता है। अभी 3 है तो तीनों पर मिलकर हो रहा है। ओके, अब ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल टू IR, इसको आपको 3 टाइम यूज लेना है। फर्स्ट रजिस्टर के लिए V1 इक्वल टू IR1, ट्रू। सेकंड रजिस्टर के लिए V2 इक्वल टू IR2। सिमिलरली फॉर थर्ड रजिस्टर IR3, V3 इक्वल टू IR3। जो सेम था वो कॉमन आ जाएगा, तो करंट सेम तो करंट कॉमन आ जाएगा, I कॉमन
तो अंदर आपको क्लियर दिख रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। डिवाइड में तो V बाय I ऐसा लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन पुट करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, हमें इस टॉपिक में पता क्या करना होता है, क्या कर रहे हैं हम, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें करना क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं इक्वेशन 1 के बाद, लेट आर बी दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक इफेक्टिव सर्किट और देख लें, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, और बीच में वो की वो बैटरी, वही सोर्स जिसका पोटेंशियल कितना है, वी है। तो अगर ये तीनों मिलकर सर्किट में आर करंट फ्लो होने दे रहे हैं, तो ये अकेला भी सर्किट में कितना करंट फ्लो होने देगा, आर। तभी तो हम कहते हैं इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन तीनों का मिलाकर रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू सर्किट में उतना ही करंट फ्लो होने देती है जितना तीनों मिलकर होने दे रहे थे, इसका मतलब आर क्या है, उन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो अब इस सर्किट के लिए आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अगर V, अगर R, अगर I ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस अकेले सर्किट के लिए आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, सिंगल रेजिस्टर है ना, तो ये है इफेक्टिव सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो V बाय I इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, सही बात है, V बाय I R होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये V बाय I आगे जाकर क्या हो जाएगा, R। तो सीरीज में जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। अब शुरुआत कैसे करते हैं वो ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या सेम नहीं होता है। तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल सेम नहीं होता है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट। और लास्ट में V बाय I क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, देखते हैं कैसे। ओके, तो अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो थोड़ा बता दो क्या सेम होता है पैरेलल में, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बिल्कुल ठीक है। बी पॉइंट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट बी पॉइंट इनके बीच में हमने उन 3 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और वही सोर्स जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट। तो इसका मतलब पैरेलल में है तो हर रजिस्टर को सेम पोटेंशियल मिलेगा V वोल्ट। ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो ए और बी के बीच में जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबको पोटेंशियल सेम मिलेगा, R1 को भी, R2 को भी, R3 को भी। अब डिफरेंस क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा वहां वहां करंट ज्यादा होगा, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम हो जाएगा, जहां कम होगा वहां ज्यादा होगा। लेट यहाँ पर करंट है I1, सेकंड ब्रांच का करंट I2 है, थर्ड ब्रांच का करंट I3 है। तो यहाँ पर ये तीनों करंट पहुंचकर टोटल करंट बना रहे हैं I, यहाँ से जा भी कितना रहा था I और वापस I, तो टोटल करंट I हो गया और इंडिविजुअल करंट आपको दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपने सीरीज में बनाया था ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बहुत इजी है बट दिमाग से स्लिप हो जाता है और एग्जाम में सोचने लग जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट दिमाग में फिट कर लें। जो डिफरेंट है, जैसे ए पॉइंट पर आप I इक्वल टू देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू यही होता है क्या, I इक्वल टू V बाई R। इस फॉर्मूले को आपको 3 टाइम यूज लेना है, फर्स्ट फॉर I1, देन फॉर I2, देन फॉर I3। तो I1 इक्वल टू क्या लिखें, V बाय R1, ठीक है, प्लस I2 इक्वल टू V बाय R2, सिमिलरली फॉर I3 V बाय R3। तो जो सेम होता है वो कॉमन आता है, वहां करंट सेम था, कॉमन आ रहा था I। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V
कॉमन आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डिवाइड में पहुंचाएं तो I अपॉन V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वही बात, इसको तो आप कुछ इक्वेशन पुट कर दें और I अपॉन V क्या होगा, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि A पॉइंट B पॉइंट इन दोनों के बीच में अगर कोई सिंगल रजिस्टर हो, A और B के बीच में अगर कोई सिंगल रजिस्टर हो R, और वो सर्किट में उतने ही करंट को पास होने की परमिशन दे रहा है जितना तीनों मिलकर दे रहे थे, तो उस अकेले रजिस्टर में I करंट होगा। अब अकेला है तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी पे हो रहा होगा, ठीक है। तो I V R इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो पता है आपको, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई V, है ना, R इधर I इधर, ठीक है। तो यहाँ I अपॉन V के प्लेस पर आप फाइनली आप क्या लिख देते हैं, 1/R। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो हम डेरिवेशन करते हैं 3 रजिस्टर्स को, है ना, सर्किट में लेकर 3 रजिस्टर्स को लेकर। जो बात 3 के लिए ट्रू है वो 2 के लिए भी ट्रू होगी, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए ट्रू होगी। तो जनरलाइज्ड अगर करें तो यहाँ जनरलाइज भी कर सकते हैं आप Rn। अब n की वैल्यू 5, 10, 12, 20 कुछ भी हो सकती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जनरलाइजेशन कर सकते हैं, प्लस 3 डॉट प्लस Rn, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट आप फॉर्मूलाज देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको हो जाए। कुछ अच्छे क्वेश्चन में एक स्टेप होता है जिसमें आपको कभी कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ सकता है ना। सीबीएसई डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन शायद ही दे के आपको बस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना हो, बट अच्छे क्वेश्चन में एक स्टेप होता है जिसमें एज अ टूल ये कॉन्सेप्ट काम आता है। जैसे आपको अभी किरचॉफ्स रूल्स अभी नहीं पता है ना, चलिए जब वो हो जाएंगे तो आप और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट लाइक तो यहाँ पर 2 तो सीरीज में है, 2 पैरेलल में है। सिंपल ऑरली कर देंगे आई थिंक कुछ बच्चे तो आर ए बी इक्वल टू है 10 ओम। ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आपको बता दिया कितना है, आंसर बता दिया आपको। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लेट ये R1 है, R2, R3, R4, दिस इज 3 ओम, ठीक है। दिस इज 6 ओम, दिस इज 2 ओम। R4 की वैल्यू क्या होगी, 2 ohm। एक आंसर तो आ गया है ना। तो अगर मैं R4 की वैल्यू दे देता तो मुझे आप आंसर बता देते। मैंने आंसर बता दिया, आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, मतलब कैसे भी आ सकते हैं ना। तो 1 ओम, 2 ओम, तो 2 जनों ने 2 ओम बताया। अब तो सब लगभग 2 ओम बता रहे हैं। उसका रीजन 3 प्लस 6 9 ओम तो यही हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन का आंसर 1 ओम आना चाहिए। वो 1 ओम और ये 9 ओम मिलकर 10 हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का आंसर 1 ओम कब आएगा, जब 2 2 पैरेलल में हो। तो 2 ओम ये रहा, अगर ये भी 2 ओम हो तो 2 ओम का पैरेलल का आंसर 1 ओम आता है। तो 3 प्लस 6 प्लस वो 1 क्या हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब इसको भी कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। दैट्स इट, आंसर सही ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, सीधा सीधा अगर मैं ये दे देता तो आप आंसर बता देते मुझे, ये मैं नहीं देता आप आंसर बता देते, हो जाता ना। ओके, अब एक और है
वो इनफाइनाइट वाला बता ही देता हूँ। मे बी कोई है आरबीएससी वाले, आपकी टेक्स्ट बुक का है, और आ तो किसी के भी सकता है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आरबीएससी सीबीएसई गुजरात महाराष्ट्र कुछ नहीं, फिजिक्स तो फिजिक्स है। ओके, तो एक क्वेश्चन डायग्राम आप बनाएं, जो घर पर बैठे हैं वो भी बनाएं, मे बी आपके नोट्स में वो नहीं होगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करेंगे आज की क्लास का, ये लास्ट काम होगा। और भाई अक्षित एंड जो भी है, कनेक्टिविटी ठीक आ रही है क्या? परफेक्ट परफेक्ट है। एक बार हम भी देखें तो सही, इसका कुछ स्क्रीनशॉट का सिस्टम होता है क्या? ठीक है, कौन कौन कनेक्ट हो गया? ठीक है, ये दोनों हो गए ना। तो इतना तो बना लिया होगा आपने। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बताएंगे आपको, बट इसको थोड़ा कंप्लीट तो करें पहले। रेजिस्टेंस की वैल्यू है लेट 2 ओम। ईच रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पर आपको आई थिंक सिंबल दिख रहा होगा। सिंबल क्या है ये? इनफाइनाइट। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड find effective resistance between point A and B। और इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्रॉब्लम ये है बस, ये सर्किट खत्म ही नहीं हो रहा है। Each resistor of resistance 2 ohm। आई थिंक डायग्राम तो हो गया होगा, काम शुरू कर सकते हैं कुछ सॉल्यूशन का, काम शुरू कर सकते हैं। आपका आंसर आया हो तो बताओ, आ गया? अभी तो नहीं आया होगा। डायग्राम बना लिया? 20/7 आ रहा है। 20/7 नहीं, अभी तो अंडर रूट में कुछ आएगा, ठीक है, तो 20/7 में भी नहीं होगा। तो पहले तो कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है, और पता भी लग गया तो इनफाइनाइट तक है, टेंशन है ना। तो आप मुझे इतना सा बताओ, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट -1 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो यूनिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये खत्म ही नहीं हो रही, एंडलेस, ठीक है। तो आप एक यूनिट को हटा भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है। मैं मान लेता हूं लेट आर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। चलिए इसको और अच्छे से लिख देते हैं, आर ए बी। आर ए बी है। अगर मैं इस सर्किट को यहां से कट कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं, तो मुझे नए एंड मिलेंगे, नए एंड मिलेंगे। लेट वो नए एंड है सी डी।
तो रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल होगा ए बी के, मानते हैं क्या? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, इनफाइनाइट माइनस वन इनफाइनाइट ही होता है। तो अगर एक यूनिट को आप हटा भी दें तो जो नए एंड मिलेंगे सी डी, उनके बीच में भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस वन फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे ही आपने ऐसा सोचा, इस पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको नए पॉइंट दिख गए। ये आंसर डायग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए नया सर्किट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा। तो ए पॉइंट 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस हियर, पॉइंट सी हियर, पॉइंट डी, और यहां पर कितना रेजिस्टेंस? आर ए बी। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना ए और बी के बीच में होना चाहिए था, है ना। और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाए, यहाँ आंसर जो आना है वो तो दो जगह आर ए बी आ गया, देख लो आप, उधर भी और इधर भी। तो ए और बी के बीच का आंसर, सी और डी के बीच का आंसर सेम होगा। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है, 2 ओम, ये सब 2 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सॉल्व करो तो देखिए इसका इफेक्टिव सर्किट आप देखते जाएं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट यूज लेकर हम सर्किट को छोटा कर चुके, अब इनफाइनाइट तो है ही नहीं, है ना। अब इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं कैसे बनेगा। तो 2 ओम आर ए बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए ए पॉइंट 2 ओम रेजिस्टेंस, ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका? 2 ओम आर ए बी का। तो वो क्या होता है? 2 इंटू आर ए बी अपॉन 2 प्लस आर ए बी। आई थिंक इतना तो आप सोच पा रहे होंगे। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन आर ए बी, एलसीएम लोगे 2 इंटू आर ए बी, बाद में रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है। अगर इन दोनों का आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ ले, लेट वो है आर वन, तो आर वन इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 2 1 अपॉन आर ए बी। इसको सॉल्व करोगे तो आर वन क्या मिलेगा? ठीक है, लेट ये है आपका जो भी सिंबल मैंने R1 दे दिया। अब ये R1 2 ओम के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। सीरीज में सब जुड़ा हुआ है, वायर को सीधा कर सकते हैं आप। 90 डिग्री पर जो बैंड है वायर को तो आप कभी भी सीधा कर सकते हैं, है ना, करंट शेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो आंसर इस फॉर्मूले से आएगा। देखिए आर ए बी इक्वल टू वॉट? 2 प्लस 2 आर ए बी अपॉन 2 प्लस आर ए बी। सीरीज में तो समी करूंगा ना, तो ये 2 प्लस R1 और R1 की पूरी वैल्यू मैंने रख दी। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। किसमें? आर ए बी में। आर ए बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे और काम हो जाएगा। और आपको भी पता है रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए आर ए बी एलसीएम इक्वल टू है ना, इक्वल टू आरएचएस में एलसीएम ले लिया मैंने आर ए बी, तो क्या आएगा? 2 आर ए बी प्लस सर 2 प्लस आर ए बी एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो 2 प्लस आर ए बी है, तो क्या करें? 2 प्लस आर ए बी। अब बताइए ऊपर क्या लिखें? 4 प्लस 4 2 प्लस का आर ए बी 2 प्लस आर ए बी 2 आर ए बी। ठीक है, सही है ना? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आर ए बी प्लस आर ए बी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर क्या है? 4 प्लस 4 आर ए बी, 4 प्लस 4 आर ए बी, 2 प्लस 2 4। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? कुछ गड़बड़ है? 2 प्लस 2 4, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और
बिल्कुल ठीक है। तो आर ए बी स्क्वायर माइनस 2 आर ए बी माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक करते जाओ। नाम होगा ना कुछ? अच्छा अभी 12 o'clock होने वाला ना, अभी रहने दो। 11th वाले बच्चों की क्लास होगी। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो, इधर उधर कुछ है ना, प्लस माइनस इधर उधर सब सही किया है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से आई थिंक इतने आप कह रहे हैं तो सही मान लेते हैं इसको, या नहीं कह रहे हैं अभी कुछ? है ना। तो हमारा जो आंसर है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मे बी आप ऐसे सॉल्व डी निकाल। तो अब ये आपके हवाले। तो बी कौन है? -2 होता है ना। ए कौन है? +1, कुछ भी नहीं है तो +1। सी कौन है? -4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी आपको बता दिया। ए की वैल्यू है +1, बी की वैल्यू है -2, ये -2 ही होगी, बिल्कुल ठीक है। सी की वैल्यू है -4, है ना। आर स्क्वायर, आर ए बी के स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, आर का कॉफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। इन एबीसी को आपको यहाँ यूज लेना है और एक्स के प्लेस पर हमारा वेरिएबल कौन है? आर ए बी। आर ए बी आ जाएगा। क्या आएगा बताइए? 1 + √5। अंडर रूट तो आएगा, यही मैं स्टार्टिंग से सोच रहा था, अंडर रूट तो आएगा। 1 + √5, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड डे सर। ओके।